हाँ बेटा सुन रहे। हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सुन पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, सुपर। ओके, साउंड परफेक्ट है ना? ऑल क्लियर, चलो बढ़िया, सुपर, बेहतरीन, ठीक है। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है, तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। लव यू टू, ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है, तो कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो इस वीक ही हम खत्म कर देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद मैं बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हो सकता है सैटरडे को मैं बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट कर दूं, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। ओके, तो मे बी सैटरडे को बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट हो सकता है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तब तक आप इसके सारे क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने लोकोमोशन मूवमेंट के क्वेश्चन डाल रखे थे, नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन शायद आज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक अलग से शीट में जो दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो शीट भी आपको कंटिन्यू करनी ही है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 आपके सामने है। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में थोड़ा आपको बता दूं, ठीक है। एक्चुअल में 3 टॉपिक हैं इसके अंदर। एक तो है एनिमल टिश्यू, एक है कॉकरोच, और एक है फ्रॉग। तो कंफ्यूजन रहता है सर, एनसीईआरटी जो लेटेस्ट आई है उसके अंदर एनिमल टिश्यू और कॉकरोच नहीं है, तो क्या करना है? यस, करना है, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि अभी, भाई अभी लेटेस्ट, तो आगे फ्यूचर में ये एनएमसी क्या करता है अभी पता नहीं मुझे, बट अभी लेटेस्ट, अभी जो पेपर हुआ है उसके हिसाब से जो एनएमसी ने अपना सिलेबस अपडेट किया था, उसमें कॉकरोच था, उसमें एनिमल टिश्यू था। इस साल जो एग्जाम हुआ है, री एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें भी, और जो मेन एग्जाम हुआ है उसमें भी एनिमल टिश्यू से दोनों में क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम रिस्क नहीं लेंगे, 2 लेक्चर में एनिमल टिश्यू खत्म करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जितना मैं करा दूं वो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। जो डिलीटेड टॉपिक है या थोड़ा कंट्रोवर्सी टॉपिक है तो उनमें बहुत डीप नहीं जाना, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूं मोर देन सफिशियंट, ओके। हम ओल्ड एनसीईआरटी को पूरा फॉलो कर रहे हैं इस टॉपिक के लिए, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आया? ओके सर, ठीक है। हाँ, कंट्रोवर्सी टॉपिक का मतलब है न्यू एनसीईआरटी में नहीं है और एनएमसी ने अपनी पीडीएफ में दे रखा है, ठीक है। अगर हम एनएमसी की पीडीएफ को नहीं मानते हैं तो देखेंगे इस साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो करना होगा। तो आज एनिमल टिश्यू के अंदर मैं एपिथेलियल टिश्यू मेरा टारगेट है आज, ठीक है। 2 ही टिश्यू पढ़ाने वाला हूं, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है। अब आपको सर नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू मसल्स में कवर कर चुका हूं पूरा, नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम में कवर कर चुका हूं पूरा, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू यानी जो हम आज बात कर रहे हैं, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू, ये हमें यहां कवर करने हैं। तो आज हमारा टारगेट एपिथेलियल है, और मोस्ट प्रोबेबली कल टारगेट मेरा कनेक्टिव होगा, ठीक है। ओके, चलो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है हमारे पास। 5, मिनिमम 5 लेक्चर में तो मैं करा ही दूंगा, और 6वें लेक्चर के अंदर हो सकता है बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर दूं, ठीक है। चलो, तो बेसिक, मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक छोड़ूंगा नहीं, और कोशिश करूंगा यही आपको याद करा दूं सारा का सारा, ठीक है। तो टिश्यू की एक डेफिनेशन आती है, भाई टिश्यू होता क्या है, ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही यूज कर रहा हूं, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। समझ रहे हो? कोशिकाओं का वो समूह जो स्ट्रक्चर में, संरचना में समान है और एक ही जैसा कार्य परफॉर्म करता है, परफॉर्म सेम फंक्शन। तो उस समूह को, हाँ, उस समूह के अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी इंक्लूड होगा। सर क्या होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस? दिखा देता हूं मैं एक बार। ये ग्रुप ऑफ सेल है। अगर मैं ग्रुप ऑफ सेल की बात करता हूं, मान लो ये कोशिकाओं का, हाँ, मान लो ये कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल। दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ये अगला समझना मेरी बात। ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह,
ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह है। इसके बीच में क्या है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस इसके बीच में भरे हुए हैं, इंटर सेलुलर सब्सटेंस इसके बीच में भरे हुए हैं। इंटर सेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन with इंटर सेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकते हो, सब्सटेंस बोलो या मैट्रिक्स बोलो, एक ही बात है। इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे? टिश्यू। मतलब थ्योरेटिकल ना समझ के मैं थोड़ा सा, ठीक है, फ्लूइड वगैरह में कन्वर्ट कर दिया डेफिनेशन को। कोशिका का वो समूह, ठीक है, जो स्ट्रक्चर में फंक्शन में सिमिलर होता है और इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो इनके बीच में भरा होता है, ठीक है, उसको सबको मिला दिया जाए तो हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ सेल। अब बताओ डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, ठीक है, तो हम दो टाइप के टिश्यू पढ़ने वाले हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव। ओके, एपिथेलियल और कनेक्टिव। अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं, ठीक है, एपी मतलब होता है अपॉन, थीलियम मतलब होता है ग्रोथ या कवरिंग। ऐसे टिश्यू जो ग्रोथ करके, मानो कोई ऑर्गन है, उस ऑर्गन की आउटर लेयर पर पूरा कवरिंग बना रहे हैं, या कोई हॉलो ट्रैक है, हॉलो ऑर्गन है, उसकी इंटरनल लाइनिंग बना रहे हैं। लाइनिंग का मतलब होता है इंटरनल लेयर, कवरिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल लेयर, ये कंफ्यूज मत करना। कहीं भी टर्म में यूज करूं इंटरनल लाइनिंग या लाइनिंग, तो समझना अंदर की एक लेयर, आस्तरण बना रहे हैं अंदर से, हॉलो ऑर्गन, हॉलो ट्रैक। कहीं भी टर्म यूज करता हूं मैं कवरिंग, तो कवरिंग का मतलब समझना वो बाहर से एक पैकिंग बना रहे हैं, पूरी लेयर बना रहे हैं, वो कवरिंग है, ठीक है। तो ये टिश्यू क्या करते हैं भाई, ठीक है, समझना पहली बात, ठीक है, ये किसी भी ऑर्गन की एक्सटर्नल लेयर बनाते हैं, किसी भी होलो ऑर्गन, होलो ट्रैक की इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं, यहां तक कि बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी यही एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें आ गई। अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं, अभी मैं डेफिनेशन एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, पर कंसेप्ट लिख दूं मैं। फॉर्म कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग ऑफ hollow organ and tract, जितने भी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक एटसेट्रा, ठीक है। ग्लैंड्स ऑल्सो फॉर्म बाय, ग्लैंड्स ऑल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। कौन से एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड को बनाते हैं? मैं एक शॉर्ट में लिख भी दे रहा हूं, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनार। ये अभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा मैं जब ये सोच के लिख रहा हूं, जब तुम रिवीजन करोगे ना तो काफी चीजें तुम्हारी यहीं सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एपिथेलियल टिश्यू कहां कहां मिलते हैं, तो एक लाइन में क्लियर हो रहा है, जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी कवरिंग, ठीक है। इंटरनल लाइनिंग यानी अंदर से जो लेयर बनती है, ग्लैंड्स ऑल्सो फॉर्म बाय, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, बस इतनी बात, ठीक है। दिस टिश्यू हैज द फ्री सरफेस। अब मैं एनसीईआरटी की लाइन की बात करूं तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है भाई? जितनी भी फ्री सरफेस होती हैं, फ्री सरफेस जो फेस करती है या तो बॉडी फ्लूइड अंदर होंगी, या आउटर इन्वायरमेंट, या आउटर इन्वायरमेंट इसको फेस करती हैं, ठीक है। जैसे कोई मेरा बॉडी का ऑर्गन है, ऑर्गन मेरी बॉडी के अंदर है, तो उसके अराउंड क्या होगा? बॉडी फ्लूइड होगा। तो हर ऑर्गन की जो आउटर लेयर होगी बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी। जैसे मेरी स्किन है, स्किन इन्वायरमेंट को फेस कर रही है। मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो इन्वायरमेंटल लेयर को फेस कर रहा है, समझ रहे हो। मेरी बक्कल कैविटी की लेयर्स हैं, वो इन्वायरमेंट को फेस कर रही हैं, समझ में आ गया। यानी ऐसे टिश्यू
या तो बॉडी फ्लूइड, उनकी फ्री सरफेस बॉडी फ्लूइड को फेस करे, या वो इन्वायरमेंट को फेस करे, यानी सामने आमना सामना इसका हो, उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, दस प्रोवाइड, यानी क्या बना रहे हैं, ये प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका मतलब कवरिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, वो लिख दिया मैंने, और लाइनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये एक ऐसे एपिथेलियल टिश्यू है लौते जिनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस न के बराबर होता है। ठीक है, न के बराबर, लिटिल लिटिल। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत मतलब टाइल के जैसे ना, फ्लोर टाइल लगी होती हैं, एकदम सटे हुए, बिल्कुल सटे हुए, कहीं गैप ही नहीं है इनके बीच में। जब गैप ही नहीं है, सटे हुए हैं, बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस ना के बराबर होगा। आप समझ रहे हो? हाँ या ना? कुछ कहना चाह रहे हो क्या? अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है क्या इंसुलिन डायरेक्टली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है? नो, नो बेटा। ठीक है, इंसुलिन सिर्फ सेल की परमिएबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, स्पेशली स्केलेटल मसल्स और एडिपोसाइट। ठीक है, परमिएबिलिटी बढ़ाता है। अब सेल का अपना नेचर है। ठीक है, अगर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं है, तुरंत वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, इट इज अ केमिकल मैसेंजर, वो सिर्फ मैसेज को प्रोवाइड करा रहा है। और मैसेज क्या है कि सेल की परमेबिलिटी बढ़ा दो। ठीक है, GLUT4 प्रोटीन, जो मैं अभी बताऊंगा, अभी बायोमोलिक्यूल में पूरा बना के प्रॉपर, उस प्रोटीन के थ्रू परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है। और परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ग्लूकोज अंदर आ जाएगा, और सेल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की। ठीक है, चलो। कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन ट्रैक, ग्लैंड्स आल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलो, इसके अलावा अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात की जाए, तो एपिथेलियल टिश्यू ए वेस्कुलर होते हैं। ठीक है, ए वेस्कुलर होते हैं, समझ रहे हो? सॉरी, हाँ, एपिथेलियल टिश्यू ए वेस्कुलर होते हैं, मतलब उनके पास ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई डायरेक्ट नहीं होती। ठीक है सर, तो फिर उनको नरिशमेंट कैसे मिलता है? यस, नरिशमेंट इसलिए मिलता है क्योंकि वो नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आश्रित करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा, तो मैं कोशिश करना समझने की। मान लो ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो प्रोटीन और फाइबर के मिलने से बनी है। और इसके ऊपर अगर मैं आपसे कहूं क्या होगा, इसके ऊपर मैं आपसे कहूं तो यहां मान लो ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये सब एपिथेलियल टिश्यू है। ये एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो फाइबर और प्रोटीन के मिलने से बनी है, सेल के मिलने से नहीं बनी, सेल है ही नहीं है, फाइबर और प्रोटीन्स हैं, सेल नहीं है, फाइबर प्रोटीन्स हैं। सेल नहीं है, फाइबर प्रोटीन्स हैं, समझ रहे हो? हाँ, ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भाई हाईली वेस्कुलर होते हैं, यहां होती हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और यहां से चीजें डिफ्यूज होकर के डायरेक्टली डायरेक्टली जा सकती हैं एपिथेलियल टिश्यू के पास। क्यों सर? क्योंकि बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ना, वो सेलुलर नहीं है। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर है, ध्यान रखना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सेल्स मिलके नहीं बनी होती, नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर है। ठीक है, यानी ऐसे समझो ये सेल्स हैं, नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, ये सेल्स है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, और ऊपर एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम है।
जितने भी एपिथेलियम होते हैं वो सब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, जो सेल से मिलकर के नहीं बनी होती, ठीक है। और एपिथेलियम कैसी होती हैं? ये सारी एपिथेलियम नॉ ए वेस्कुलर होती हैं, ठीक है। ए वेस्कुलर एपिथेलियम कैसी होती है? ए वेस्कुलर। ए वेस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स नहीं होते, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। सो जो ब्लड वेसल्स एब्सेंट है फिर भी इनके अंदर रीजनरेशन, हाई रीजनरेशन होता है, हाई रीजनरेशन। देखा, जैसे स्किन आपकी टूट जाती है, स्किन फट जाती है, रिपेयर हो जाती है ना तुरंत, ठीक है। स्किन अगर कट जाएगी, हाँ, नन सेलुलर होते हैं। नन सेलुलर कौन होते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर आपकी स्किन कट जाती है, छिल जाती है, फिर रिपेयर हो जाती है, फिर रिपेयर हो जाती है, और किसी भी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए ब्लड का मेन रोल होता है। अगर ब्लड नहीं होगा, समझना, तो वो रिपेयर नहीं हो पाएगी। पर ये कैसे होते हैं? एवेस्कुलर। एवेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स नहीं होते। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होते, फिर भी रीजनरेशन पावर हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि ये एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रखे हुए होते हैं, नॉन सेलुलर। और इसके नीचे हाईली वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां से डिफ्यूजन से नरिशमेंट मिलता रहता है इनको, और रीजनरेशन पावर इनकी हाई होती है। इसीलिए कहते हैं ये वेस्कुलर होते हैं, हाई रीजनरेशन पावर होती है, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आश्रित होते हैं, ठीक है। समझे नहीं समझे? और इंटरसेलुलर सब्सटेंस न के बराबर होता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर होते हैं तो ब्लड कैसे आता है? यस, अगर आप सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू को कट करोगे तो ब्लड नहीं आएगा, पर आपका ब्लेड, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू तक पहुंच जाता है, इसीलिए ब्लड आता है। समझ रहे हो? ब्लड तभी आएगा जब वो कहां तक पहुंचेगा? कनेक्टिव टिश्यू तक। अच्छा समझो, मैं समझाऊं। कई बच्चे क्या होते हैं, अपने को रगड़ रगड़ के नहाते हैं, वो पत्थर स्टोन का टुकड़ा उठा ले और रगड़ रगड़ के नहाना चालू करते हैं, तो ऊपर की कई लेयर हट जाएंगी। क्या ब्लीडिंग होती है? नहीं होती। समझ रहे हो ना? हाँ, ब्लड तभी आएगा जब वो ब्लेड या कट आपका, ठीक है, एपिडर्मिस से होता हुआ डर्मिस में चला जाए। आप समझ रहे हो? हाँ, एपिडर्मिस से होता हुआ डर्मिस में चला जाए, वहां पर कनेक्टेड टिश्यू होते हैं, ठीक है, तब ब्लड आएगा आपका। एपिडर्मिस टोटली जो एपिडर्मिस होती है ए वेस्कुलर होती है, ठीक है। अब बताओ, ये वाली बात सब समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई डाउट? देखो, बच्चा अभी भी लिख रहा है सर एनसीईआरटी में नहीं है, तो क्या करें? मैंने अभी 5 मिनट पूरा दिया आपको समझाने के लिए, पूरा समझाया मैंने, तुम समझते ही तो नहीं हो। मैंने क्या कहा? लेटेस्ट एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग है, ठीक है, पर जो एनएमसी ने अपना पीडीएफ निकाला था सिलेबस का अपडेशन, उसमें कॉकरोच और टिश्यू दोनों था, ठीक है। चलो मान लो हम उस एनएमसी की पीडीएफ को फॉलो नहीं करते, पर नीट 2 बार हुआ, अभी एक री नीट हुआ और एक पहले, दोनों के अंदर टिश्यू आया, यानी एनएम, और किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि एनएमसी ने अपनी पीडीएफ में उसको अपडेट कर दिया था। तो इसका मतलब आपको दो चीजें फॉलो करनी है, एक एनएमसी की पीडीएफ और एक लेटेस्ट एनसीईआरटी। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, इसके अलावा मतलब समझ के चलना, अगर तुमने जरा भी स्मार्टनेस दिखाई, कहा कि यार नहीं यार मेरे दोस्त कह रहा है एनसीईआरटी में नहीं है, हम तो वही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है, तो तुम यार खा जाओगे धोखा, ठीक है। क्योंकि इस बार मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, अभी ये पेपर उठा लो लेटेस्ट वाला, और री वाला भी उठा लो, तो री वाले के अंदर भी टिश्यू में क्वेश्चन था, और जो फर्स्ट हुआ था उसमें भी टिश्यू में क्वेश्चन था, ठीक है, जबकि एनसीईआरटी में लेटेस्ट वाली में नहीं था। फिर बच्चों ने पूछा सर क्यों आया? क्योंकि एनएमसी ने अपनी पीडीएफ में इसको अपडेट दे रखा है, इसलिए करना है, पर बहुत रिसर्च नहीं करनी, बेसिक कंसेप्ट सारे पढ़ने हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक लेयर वाले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक कई लेयर वाले कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू।
सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात करूं, सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर, ठीक है। सिंपल का मतलब क्या है? सिंगल लेयर। भाई जहां भी सिंगल लेयर होगी वो सिंपल है। कंपाउंड का मतलब क्या है? मल्टी लेयर। मल्टी लेयर, कंपाउंड का मतलब है मल्टी लेयर, ठीक है। तो सिंगल लेयर और मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू की बात करने वाले हैं। समझ रहे हो? यस बेटा, नर्व तो प्रेजेंट होगी ना, नर्व के लिए क्यों तुम कंफ्यूज हो रहे हो? सेंसेशन के लिए तो नर्व तो होती है, पर नर्व का कंसेप्ट अलग है, तो नर्व मैंने यहाँ नहीं बताया, ठीक है। अब तुम कह ही रहे हो तो लाओ नर्व भी तुम्हें लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। कोई नया कलर ढूंढना पड़ेगा नर्व के लिए। पिंक कलर ले लेते हैं, चलो, ठीक है। नर्व्स तो यहाँ पर होंगे, ये नर्व्स है, ये नर्व है ये, अरे यार, फ्री नर्व एंड, ये नर्व्स हैं। नर्व्स तो प्रेजेंट होंगी ना एपिथेलियल टिश्यू में। सेंसेशन के लिए नर्व्स तो प्रेजेंट होती हैं, पर जरूरत नहीं थी समझाने की यहाँ पर, लेकिन तुम कह रहे हो तो लिख देता हूँ। नर्व्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, बट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। पिछले नोट्सों से थोड़ा मैं हल्का करूंगा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना। जैसे पहले तो सिलेबस में था बहुत डिटेल में, अब सिर्फ एनएमसी ने दे रखा है, तो हर चीज थोड़ी सी सिंपल करनी होगी। तो आप पुराने नोट्सों से कंपैरिजन मत करना, चीजें टिश्यू में थोड़ी हल्की होंगी, टिश्यू में थोड़ी हल्की होंगी, हाँ। 23 वाला नोट्स चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर थोड़ा सा मैं उससे भी अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा जो लेटेस्ट पैटर्न जो आने वाला है आगे का, थोड़ा सा चेंज करूंगा, चीजें थोड़ी कम करूंगा, है ना। तो क्योंकि वो चीजें है ही नहीं, जो आप पॉसिबल ही नहीं है। कभी कभी क्या होता था, हम लोग ऑनलाइन में बहुत ज्यादा करा देते थे, ठीक है, मुझे लेक्चर ज्यादा मिल रहे हैं तो कंटेंट में ज्यादा दे दूंगा, ठीक है, इतना ही अंतर होता था, ठीक है। क्योंकि मैं सोच के चलता था कि नीट भी थोड़ा निकल जाए और एमबीबीएस का फर्स्ट प्रॉप का तैयारी तो मैं यही करा दूं, थोड़ा थोड़ा अच्छा से कंसेप्चुअल लेके चलता था मैं, ठीक है। टोटोरा की कुछ लाइनें भी अच्छी अच्छी करा देता था, बट अभी पहली प्रायोरिटी मेरी है कि नीट क्वालिफाई करो, क्योंकि अब एनसीईआरटी फोकस्ड है और एनएमसी का लेटेस्ट पैटर्न, तो हम बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब आज आगे आ जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी हम फॉलो करने वाले हैं 100%। तो सिंपल मतलब सिंगल लेयर। तो सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू होते कहाँ हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट अराउंड बॉडी ऑर्गन। अक्सर का सिंपल सिंगल लेयर वाले ही होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन डक्ट एंड टिब्यूल। ये मैंने एनसीईआरटी की लाइन ऐड कर दी है, 2 पॉइंट दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। क्या करते हैं भाई, एक बात ध्यान रखना, जहां जहां पर डिफ्यूजन होगा, जहां जहां डिफ्यूजन होगा, सिंगल लेयर वाले एपिथेलियल टिश्यू होंगे। डिफ्यूजन समझते हो ना भाई, एक सिंगल लेयर है, बहुत पतली सिंगल लेयर है, तो डिफ्यूजन आसानी से हो पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मान लो ठीक है, ये एक लेयर है, तो एक लेयर है तो आसानी से डिफ्यूजन पॉसिबल है, कोई भी चीज आसानी से जा सकती है, निकल सकती है, कोई भी चीज फिल्टर भी आसानी से हो सकती है इससे, समझ रहे हो। पर अगर कई लेयर आ गई, बहुत सारी लेयर आ गई, मल्टी लेयर आ गई, तो मल्टी लेयर की वजह से डिफ्यूजन आसानी से नहीं हो पाएगा, फिल्ट्रेशन आसानी से नहीं हो पाएगा, सीक्रेशन आसानी से नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। डिफ्यूजन, सीक्रेशन, फिल्ट्रेशन, समझ रहे, एब्जॉर्प्शन, ये सिंगल लेयर से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, फिल्ट्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, फिल्ट्रेशन, एटसेट्रा, ये सारी चीजें, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहां तक समझ में आया होगा सिंपल। अगर कंपाउंड की बात करता हूं, कंपाउंड का मतलब क्या है? मल्टी लेयर, कई लेयर वाले।
तो मल्टी लेयर भाई नेचर ने क्यों बनाए? ओनली फॉर प्रोटेक्शन। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस जो होते हैं ना, उससे झेलने के लिए, समझ रहे हो? ठीक है, नेचर ने क्या बनाया? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड का मतलब कई लेयर, स्किन है कई लेयर वाली होती है, एक दो लेयर हट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बक्कल कैविटी की इंटरनल लेयर है, कई लेयर वाली होती है, ठीक है। जैसे आप गरम गरम सूप पी लेते हो तो कई लेयर हट जाती हैं, ठीक है, स्किन हट जाती है, कोई दिक्कत होती है नहीं, क्योंकि मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू है। तो मल्टी लेयर कहां पर होंगे? जहां पर प्रोटेक्शन की बात आएगी, ठीक है, तो वहां मल्टी लेयर होंगे। तो आज हमारा टारगेट यही है, पहले सिंपल कवर करता हूं, फिर मैं कंपाउंड के ऊपर आऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरानी एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन में करने वाला हूं उनके स्ट्रक्चर के बेस पर। जैसे फ्लैटिंड टाइल लाइक दिख रहे हैं ना आपको? फ्लैटिंड, बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैटिंड सेल, फ्लैटिंड टाइल लाइक, बिल्कुल फ्लैटिंड होते हैं, टाइल लाइक जैसे होते हैं, टाइल जैसे होते हैं, ठीक है। तो इनका एक नाम और रखा है हमने, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। पुराने नोट्सों में मैंने टेसिलेटेड भी लिखा हुआ है, अब टेसिलेटेड काट देना, टेसिलेटेड की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेवमेंट, सारी एपिथेलियल टिश्यू पेवमेंट होते हैं, पर कुछ टेसिलेटेड अपीयरेंस दिखाते हैं, पर उतना कभी पूछा नहीं जाएगा, वो एमबीबीएस में पढ़ोगे ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो टाइल लाइक होते हैं, इसको हम पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। पेवमेंट का मतलब ही होता है टाइल जैसे। तो हम बात किसी कर रहे हैं यहां पर? सिंपल स्क्वैमस। ये क्या है? सिंपल, सिंपल मतलब एक लेयर वाले, फ्लैटेंड टाइल जैसे, सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस फ्लैटेंड टाइल लाइक, बिल्कुल चपटे टाइल जैसे होते हैं, इनको हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब क्यूब शेप नजर आ रहे होंगे आपको, क्यूब शेप, क्यूब जैसे, क्यूब शेप, तो क्यूब शेप नजर आ रहे हैं तो आप बोलोगे सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। तो क्यूब शेप नजर आ रहे हैं आपको तो क्या बोलोगे? सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब यहां पर आपको कॉलम शेप नजर आ रहे हैं, कॉलम शेप, कॉलम शेप, कॉलम शेप, टॉल कॉलम शेप, तो सिंपल कॉल्यूमनार, सिंपल कॉल्यूमनार। सिंपल एक, सिंपल का मतलब है एक लेयर वाले, और कॉलम शेप में तो इट इज कॉल्ड कॉल्यूमनार। समझ में आया? सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब कुछ देखो कॉल्यूमनार ऐसे भी हैं जिनकी फ्री सरफेस पर आपको सीलिया देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं? सीलिया। तो सीलिया देखने को मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे इनको? सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार। तो बस, तो ये मैं आपको डिटेल में लेके पढ़ाने वाला हूं। पहले सिंपल स्क्वैमस पढ़ेंगे, फिर सिंपल क्यूबिडल, फिर सिंपल कॉल्यूमनार, नॉर्मल कॉल्यूमनार भी पढ़ेंगे और सिलिएटेड कॉल्यूमनार भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट है आज का। यस या नो? यहां तक कोई डाउट? तुम गधे हो यार सच में, अभी भी लिख रहे हो सर ये न्यू एनसीईआरटी में दे रखा है। इसमें यार चैट प्राइवेट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। हाँ, ओल्ड एनसीईआरटी में है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनएमसी की पीडीएफ में है। और इस साल क्वेश्चन भी आए हैं दोनों नीट के एग्जाम में, हर बार वही बात मैं बोल रहा हूँ, फिर भी आप वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हो। चलो मान लेता हूँ, ठीक है। चलो चैट ऑफ नहीं हो पाएगी बेटा, तो मैं कर देता, कोई नहीं। अब आ जाओ एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन आप किसके बेस पर कर सकते हो? स्ट्रक्चर, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनार। क्लियर है? तो मैं आपको पूरा याद ही करा दूंगा, आज पहले कराऊंगा, कल आकर के पहले मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा, एक एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करूंगा, फिर मैं कनेक्टिव स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बहुत तरीके से लेके चलूंगा, टेंशन मत करो, बिल्कुल कंसेप्चुअल लेके चलूंगा।
समझाऊंगा भी और याद भी कराऊंगा एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर नंबर 1, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस फ्लैटेंड टाइल लाइक, इन्हीं को आप बोलते हो पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। पेवमेंट अभी बताया था मैंने डायग्राम के अंदर, इन्हीं को आप पेवमेंट बोलते हो, ठीक है। पेवमेंट फ्लैटेंड टाइल लाइक। फ्लैटेंड टाइल लाइक, ठीक है। पेवमेंट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पेवमेंट बोलते हैं, फ्लैटेंड टाइल लाइक बोलते हैं। समझ रहे हो? आई या नहीं आई? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, याद क्या रखना है, एग्जाम्पल कहां मिलते हैं ये फ्लैटेंड टाइल लाइक एपिथेलियल टिश्यू, जिनको पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। एग्जाम्पल सर, सिस्टम के बेस पर मैं आपसे कहूं इनका फंक्शन क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, तब आपको याद रहेगा। इनका मेन फंक्शन है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन मेन फंक्शन है इसका, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। हाँ बेटा, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन मेन फंक्शन है इसका, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा, आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कहां मिलते हैं, तो आप कहोगे सर जहां पर डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होगा ना, जहां पर भी डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होगा वहां ये देखने को मिलेंगे, सिंपल सी बात। हाँ, जहां भी डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होगा वहां देखने को मिलेंगे। यस, बच्चों ने तो एग्जांपल भी लिख दी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन कहां होता है, आप बोलोगे एल्वुलाई ऑफ लंग्स। एल्वुलाई ऑफ लंग्स, लंग्स की जो एल्वुलाई होती है वहां देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहां देखने को मिलेंगे, वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल एंड डिसेंडिंग, या ऐसे भी कह सकते हो थिन लूप ऑफ हैनले। ये दो ही एग्जांपल हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं सर्कुलेटरी सिस्टम में कहा, तो कहां पर ये डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होगा, आप एक ही जगह बोलोगे, ठीक है, कैपिलरी। कैपिलरी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। कैपिलरी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, इन कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। क्या बोलेंगे इस कैपिलरी को, एंडोथीलियम। लिम्फ और ब्लड वेसल्स की कैपिलरी को हम एंडोथीलियम बोलते हैं। एक एग्जांपल चाहो तो और आप याद रख सकते हो, ठीक है। एंडोथीलियम याद है तो आपको मीजोथीलियम भी याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा। मीजोथीलियम, मीजोथीलियम। सर एंडोथीलियम तो हम जानते हैं, पर मीजोथीलियम क्या होती है। मीजोथीलियम इज अ इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। यस, याद है आपको, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी बहुत सारी होती हैं, जैसे डायफ्राम से ऊपर पेरिकार्डियल होती है, पेरिकार्डियल जो कहां होती है, हार्ट में। लंग्स, लंग्स की कैविटी को क्या बोलते हैं, प्लूरल, प्लूरल लंग्स। इन सब की इंटरनल लाइनिंग इसी से मिलकर बनी होती है, ठीक है। विसरल कैविटी,
विसरल कैविटी, बॉडी ऑर्गन। भाई हमारे डायफ्राम से नीचे जितने बॉडी ऑर्गन होते हैं, डायफ्राम से नीचे जितने बॉडी ऑर्गन होते हैं उसी कैविटी में होते हैं, विसरल कैविटी के अंदर। प्लूरल कैविटी लंग्स में पढ़ाई थी, पेरिकार्डियल कैविटी मैंने आपको हार्ट में पढ़ाई थी। इन सारी कैविटी की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग होती है वो इसी एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बताओ इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं मीजोथीलियम। तो टोटल मैंने 4 आपको एग्जाम्पल बताए हैं। एल्विलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल डिसेंडिंग, ठीक है, थिन लूप ऑफ हेनले, ठीक है, कैपिलरी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, और मीजोथीलियम, मीजोथीलियम, ठीक है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस या नो? यहां तक सारे एग्जाम्पल याद हो गए ना? यस, बहुत बढ़िया, नो, नो डाउट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सिंपल स्क्वेमस के बाद मैं स्टार्ट करूंगा सिंपल क्यूबॉइडल। अच्छा, एक मिनट, सिंपल क्यूबॉइडल। नंबर 2 सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सर सिंपल क्यूबॉइडल का फंक्शन क्या होगा? उधर डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन लिखाया था, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी जब भी हम सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, तो आप सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ, इनको पहले मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अब की मतलब नहीं है सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। एक नॉर्मल क्यूबॉइडल और एक ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, ठीक है, नॉर्मल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, तो 2 पार्ट मेन है। नॉर्मल क्यूबॉइडल समझाता हूं अभी क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। नॉर्मल क्यूबॉइडल, नॉर्मल का मतलब क्या है समझाता हूं अभी। एक है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, नॉर्मल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, 2 ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। अब नॉर्मल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल में अंतर क्या है देखो, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझोगे इसको अच्छी तरीके से। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल बिल्कुल क्यूब शेप होंगे, क्यूबॉइडल। देखो अब ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल की बात करते हैं ना, तो कि फ्री सरफेस पर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे, माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, माइक्रोविलाई, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, माइक्रोविलाई। हाँ, न्यूक्लियस सबके सेंटर में ही होगा। यह क्या है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, फॉर एब्जॉर्प्शन। बस अगर मैं क्यूबॉइडल की बात करता हूं जो क्यूब शेप है, तो नॉर्मल क्यूबॉइडल भी होते हैं जिनकी फ्री सरफेस पर कुछ भी नहीं है,
ठीक है, यहाँ फ्री सरफेस पर क्या है, ये फ्री सरफेस है। जो फ्री सरफेस होती है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, तो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आ रही है। यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं दिख रहे हैं तो नॉर्मल क्यूबिडल है। ठीक है, बस ये दो भी ध्यान रखना है। अब आ जाओ इनके एग्जाम्पल कहाँ मिलते हैं। तो नॉर्मल क्यूबिडल तुम्हें याद हो, ठीक है, 12th में तुमने गोनैड्स पढ़े थे, गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरी। तो गोनैड्स में मैंने पढ़ाया था जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम हमेशा किससे मिलकर बनी होती है, नॉर्मल क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, तो क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स। ठीक है, गोनैड्स का मतलब है टेस्टिस और ओवरी। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टिल, कॉन्वोलेटेड ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट, ये तीनों पार्ट आ गए। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा डिस कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इसके अलावा फॉलिकल्स ऑफ थायराइड। अभी अभी थायराइड ग्लैंड पढ़ाई थी मैंने आपको, थायराइड ग्लैंड में मैंने फॉलिकल्स दिखाए थे आपको, या तो सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बने होते हैं जो थायरोक्सिन का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, हाँ, फॉलिकल्स ऑफ थायराइड। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड। जैसे मानो ये कोई बड़ी डक्ट है, उसके पैरेलल में छोटी छोटी स्मॉल डक्ट भी तो होती हैं, ये स्मॉल डक्ट है। तो जितने भी स्मॉल डक्ट होंगे ना, तो उनकी अंदर से जो लाइनिंग बनी होगी सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनेगी, ये स्मॉल डक्ट ऑफ। जितने भी स्मॉल डक्ट होती हैं, छोटी छोटी डक्ट, उनके अंदर यही देखने को मिलते हैं। अब यहां पर एक ही एग्जांपल याद रखना है आपको, पी सी टी ऑफ नेफ्रॉन। क्योंकि मैंने अभी एक्सटीटी सिस्टम में पढ़ाया था कि मैक्सिमम 70 से 80% वाटर, मिनरल्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन पीसीटी से हो जाता है। यस, नेफ्रॉन की पीसीटी से 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है। किसकी वजह से होता है, ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस की वजह से होता है। अगर ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस नहीं होती तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चार ही एग्जांपल मैंने यहां लिखाए हैं और चार ही एग्जांपल मैंने पीछे लिखाए थे। ठीक है, तो जहां पर भी डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, जहां पर भी सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होगा, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होगा, तो समझ लो वहां पर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। सीक्रेशन आ गया मतलब ग्लैंड के अंदर भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पेशली स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड में तो देखने को मिलते ही हैं। छोटी वाली डक्ट जो होती हैं, बड़ी डक्ट होती हैं वहां क्यूबिडल ही होते हैं, पर मल्टी लेयर क्यूबिडल होते हैं, बस यही अंतर है जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब तीसरा और करा दूं फिर कंपाइल कराऊंगा तीनों को। आवाज थर्ड, सिंपल सिंपल अब आएगी कॉल्यूमनार, सिंपल कॉल्यूमनार, सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये कहां होंगे, सेम फंक्शन, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, जहां जहां सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन होगा वहां ये पाए जाएंगे। ठीक है, सेम फंक्शन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो जहां जहां सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन होगा वहां सिंपल क्यूबोइडल हो सकते हैं या सिंपल कॉल्यू मनार। समझ में आया? हाँ, सिंपल क्यूबोइडल हो सकते हैं या सिंपल कॉल्यू मनार हो सकते हैं। समझे? चलो हाँ, अभी आ रहा हूँ, बस बिल्कुल यहीं पर ही आ रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ इनके नॉर्मल बेसिक फीचर। मैंने आपको कुछ बताए थे, याद हो तुम्हें? ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था आपको, इनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ओवल शेप होगा एंड प्रेजेंट नियर द बेस, प्रेजेंट नियर द बेस। एक ये लाइन याद रखनी है, एक पॉइंट और याद रख लेना। ठीक है, गोबलेट सेल जो क्या रिलीज करती है? म्यूकस। प्रेजेंट ओनली कॉलीमनार। या कॉल्यूमिनार का एक मॉडिफिकेशन होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, पर एनसीईआरटी में जिक्र ही नहीं था, ओल्ड एनसीईआरटी में भी जिक्र नहीं है। समझ रहे हो? यहां तक कोई डाउट? हाँ, ओल्ड एनसीईआरटी में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं सारे एग्जांपल अभी याद करा दूंगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस ओवल होता है, प्रेजेंट नियर द बेस। गोबलेट सेल म्यूकस रिलीज करती है, प्रेजेंट ओनली इन कॉल्यूमिनार, जो कॉल्यूमिनार के अंदर मिलती है और कहीं नहीं मिल, मतलब कॉल्यूमिनार के अंदर मिलती है या कॉल्यूमिनार का मॉडिफिकेशन होता है सूडो स्टेडिफाइड। ठीक है, जो तुम्हारे अब सिलेबस में नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया उसका। ठीक है, तो उसका हम जिक्र भी हम भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखनी है, न्यूक्लियस ओवल शेप होगा, न्यूक्लियस के पास होगा गोबलेट सेल, म्यूकस रिलीज करती है, प्रेजेंट ओनली इन कॉल्यूमिनार। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, टिश्यू पूरी जूलॉजी का सबसे बोरिंग चैप्टर है। ठीक है, समझ रहे हो? सिर्फ 2 लेक्चर में खत्म करूंगा और पूरा याद करा दूंगा, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, हर बार जैसा मैंने किया है तो वैसा ही रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। टिश्यू है ही यार ऐसा, ठीक है, क्योंकि पूरी ह्यूमन फिजियो उसके अंदर आती है। ठीक है, तो अब तीसरा हमें याद रखना है इसका टाइप्स, कितने पार्ट पर क्वेश्चन आते हैं, तो छोड़ोगे तो है नहीं, या कितना भी बोरिंग हो क्वेश्चन तो करना ही है ना। क्वेश्चंस को हम डिवाइड करने वाले हैं 3 पार्ट में। इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 3 पार्ट में। पहला हम बोलेंगे यहां पर, समझना, फर्स्ट हम बोलने वाले हैं यहां पर सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू में नॉर्मल कॉल्यूमिनार। फिर बात करने वाले नॉर्मल कॉल्यूमिनार की, आगे ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा सिलिएटेड, सिलिया होते हैं यहां पर एनसीईआरटी ने रखा सिलिएटेड कॉल्यूमिनार। सिलिएटेड कॉल्यूमिनार ऐसे कॉल्यूमिनार जिनके पास सीलिया होते हैं, चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, पर सीलिया होते हैं। तो इसको डायग्रामेटिकली भी समझते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। नॉर्मल कॉल्यूमिनार भाई कॉलम शेप है। हम्म, चलो कोई नहीं, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनार। सिलिएटेड कॉल्यूमिनार। अब देखो, इनकी फ्री सरफेस में कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियस ओवल शेप होगा, प्रेजेंट नियर द बेस, प्रेजेंट नियर द बेस। तो इनकी फ्री सरफेस पे क्या देखने को मिलने वाले हैं आपको? न्यूक्लियस तो सबके पास ओवल ही शेप है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, न्यूक्लियस हमेशा ओवल शेप ही होगा। हाँ, फ्री सरफेस की अगर मैं बात करूं तो फ्री सरफेस पर क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर?
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो उसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार। हाँ, यहां जरूर आपको सीलिया देखने को मिलने वाले हैं, सीलिया। ठीक है, सीलिया देखने को मिलने वाले हैं। तो यहां पर आपको माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सीलिया है। दो टाइप के हो सकते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू में बताया मैंने, न्यूक्लियस हमेशा ओवल शेप होगा, प्रेजेंट नियर द बेस, न्यूक्लियस ओवल शेप होगा, प्रेजेंट नियर द बेस। गोबलेट सेल, म्यूकस को रिलीज करने वाले गोबलेट सेल्स होते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूं, ये है गोबलेट सेल, इसी के अंदर होते हैं और यही रिलीज करते हैं म्यूकस, गोबलेट सेल्स। एक आध यहां भी बना देते हैं, ठीक है, ये गोबलेट सेल, ठीक है। ये गोबलेट सेल हमेशा इनके अंदर होते हैं जो म्यूकस को रिलीज करते हैं, ठीक है। म्यूकस को रिलीज करने वाले गोबलेट सेल इनके पास होते हैं। बस दो बातें ध्यान रखनी है, गोबलेट सेल कॉल्यूमिनार में होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस ओवल शेप होता है, नियर द बेस, बेस के पास होगा। बस एग्जांपल याद रखने हैं आपको उसके। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। अभी बताया काम क्या है, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि जो गट होता है, एलिमेंट्री कैनाल, हमारी आहार नाल, गट एलिमेंट्री कैनाल, उसमें मिलने वाली सारी ग्लैंड इसी से मिलकर बनी होती है, ग्लैंड्स ऑफ गट या जीआईटी, ग्लैंड्स ऑफ गट। गट की जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो नॉर्मल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती हैं। जीआईटी ट्रैक, क्योंकि एब्जॉर्प्शन करना है ना, खाने को एब्जॉर्ब करना है, तो खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस चाहिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो आप बोलोगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब GIT। समझ रहे, इसमें भी क्या स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या करना है, खाने को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाना है खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए। हाँ, ये जरूर तुम्हें दो तीन एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी ने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का एग्जांपल दिया है, तुम्हें याद हो, मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। हाँ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक याद हो, तो वहां पर भी सीलिया देखने को मिलते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब, याद हो, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है, जो पूरी की पूरी ईयर को फिल्टर करने का काम करता है। हाँ, 12th में थोड़ा आपको याद होगा, फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो सिलेटेड होती है, क्योंकि ओवा के पास अपनी टेल तो होती नहीं है, तो ओवा फेलोपियन ट्यूब में जाता है, तो यही सीलिया, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, ओवा को एम्पुलरी रीजन में लेके जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो होता है ना, उसको भी यूट्रस के अंदर लेकर के जाते हैं। यूट्रस के अंदर कौन लेकर के जाते हैं, यही यही समझ रहे हो, यही एपिथेलियल टिश्यू, समझ रहे हो। हाँ, तो एनसीईआरटी के मेन एग्जांपल सारे मैंने इसमें ले लिए, एनसीईआरटी पूरी ले ली है मैंने। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फेलोपियन ट्यूब, गॉल ब्लैडर अब मत याद रखो, ठीक है, एक जमाने में लिखा था मैं, अब पुराना जमाना अभी भी तुम दोहराओगे फिर नए का अपडेशन का मतलब ही क्या रहा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक सारे एग्जाम्पल वो हैं जो नीट में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपके गट एलिमेंट्री कैनाल की जो ग्लैंड्स होती हैं वहां पर आपके नॉर्मल कॉल्यूमिनार मिलेंगे, जो ट्रैक होता है खाने को एब्जॉर्ब करना है, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनार मिलेंगे। सीलिया, सीलिया एनसीईआरटी में दो एग्जांपल हैं, पर एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कराऊंगा, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस।
ऑफ टेस्टिस। जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर टेस्टिस पढ़ाऊंगा तो वहां पर एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में नॉन मोटाइल सीलिया की बात करूंगा, नॉन मोटाइल सीलिया की बात करूंगा, ठीक है। तो यहां मैंने बस एग्जांपल ऐड कर दिया इससे कि हम वहां डिस्कस करेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। हाँ, गोबलेट सभी कॉल्यूमिनार में हो सकती हैं, यही तो समस्या है। एक में भी ना बनाओ तो इनको लगता है कि अरे वहां क्यों नहीं बनाई, ये भी गोबलेट ही है। गोबलेट सब जगह हो सकती हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इसी का मॉडिफिकेशन है, वहां भी हो सकती हैं, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट? अरे यार तुम फिर पुराने नोट्सों में चले गए यार, काइनोसीलिया स्टीरोसीलिया अब नहीं पढ़ना, निकाल दो दिमाग से इंटरनल ईयर और ये वो सब डिलीट करो, हटाओ सब नोट्सों से। काइनोसीलिया स्टीरोसीलिया अभी भी अगर पढ़ रहे हो ना तो तुम पुराने जमाने में पहुंच गए वापस, ठीक है। अभी जो मैं करा रहा हूँ बस उतना समझो, क्योंकि अब क्या है ना, जो नए टीचर आ रहे हैं वो पुराने नोट्सों को फॉलो कर रहे हैं तो वो सब लिखाने में चालू हो गए, डिट्टो कॉपी मार रहे हैं, काइनोसीलिया स्टीरोसीलिया। अब नहीं आना भाई, अब तो बहुत गवर्नमेंट में इतनी पंगे हो गए इस बार, ठीक है। तो अब तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो होनी है और एनएमसी का जो पीडीएफ है वो, क्योंकि जब अभी देखा होगा आर्ग्यूमेंट हुई थी तो उसमें एक क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी से था, ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, समझ रहे हो। तो इसलिए अब ये चीजें, अब ये एक तरीके से आधार बन चुका है कि हाँ एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी के अलावा कोई चीज बाहर से आती है तो एनएमसी की पीडीएफ, इन दो के अलग अगर बाहर से आ रही है तो वो आउट ऑफ एनसीईआरटी माना जाएगा, उसको काउंटेबल नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ चलो, पर कुछ चीजें कंसेप्चुअल हो सकती हैं जो हम ऑलरेडी कराई देते हैं, जो उसी से रिलेटेड होती हैं, जो आपको लगता है कि एनसीईआरटी में नहीं है पर एनसीईआरटी कंसेप्ट में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो तीन मैंने एपिथेलियल टिश्यू करा दिया, मैं एक बार रिवाइज कराता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, अब सुनो, अभी तीन एपिथेलियल टिश्यू मैंने कराए। नंबर वन, नंबर वन, आगे इधर सारे के सारे इधर इधर फोकस करो। ओल्ड एनसीईआरटी का वैल्यू खत्म, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ओके। अब यहां जाओ, सबसे पहले मैंने बात किया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, फिर सिंपल क्यूबिडल, फिर सिंपल कॉल्यूमिनार। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो सिंपल स्क्वेमस कैसे होते हैं? फ्लैटेंड टाइल लाइक। सिंपल स्क्वेमस कैसे होते हैं? फ्लैटेंड टाइल लाइक। कहां कहां मिलते हैं? जहां पर डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होगा, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करता हूं, एल्वलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। किडनी की बात करता हूं तो नेफ्रॉन में वुमेन्स कैप्सूल एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ब्लड वेसल्स की बात करता हूं, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरी। बॉडी कैविटी में मीजोथीलियम। चार एग्जांपल ध्यान रखने, जिसको हम पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। क्यूबिडल की बात करते हैं, नॉर्मल और कॉल्यूमिनार, नॉर्मल और ब्लश बेडर। नॉर्मल क्यूबिडल कहाँ होंगे? जहां पर सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, गोनेट्स के अंदर टेस्टिस, ओवरी, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, छोटी छोटी डक्ट होती हैं उनमें भी होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट? हाँ। और इसके अलावा अगर नेफ्रॉन की बात करते हैं तो मोस्टली पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं ब्रश बॉर्डर, तो ब्रश बॉर्डर कहां देखने को मिलेंगे? पीसीटी, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेंगे। अब कॉल्यूमनार की बात करते हैं, कॉल्यूमनार की बात करते हैं तो कॉल्यूमनार कहां होते हैं? कॉलम शेप कॉल्यूमनार होते हैं, कॉलम शेप, ठीक है। इनको थ्री पार्ट में डिवाइड किया, पर उससे पहले बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बताई, ठीक है। न्यूक्लियस ओवल शेप होता है, प्रेजेंट नियर द बेस, और म्यूकस को रिलीज करने वाले गोबलेट सेल कॉल्यूमिनार में ही होते हैं। या इनका एक रूपांतरण है सूडोस्टेडिफाइड, वो इन्हीं का मॉडिफिकेशन है, मतलब वो यही है, ठीक है। तो ठीक है, दो बातें कि तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। नॉर्मल कॉल्यूमिनार जो आपकी जीआईटी की ग्लैंड्स होती है वहां मिलते हैं, क्योंकि सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन काम इनका भी है। ब्रश बॉर्डर अपीरियंस, आप बोलोगे जीआईटी का जो ट्रैक है स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां देखने को मिलते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हाँ, तीसरा मैंने बताया यहाँ पर सिलिएटेड कॉल्यूमिनार। अब सीलिया मोटाइल भी हो सकते हैं जिनको हम काइनोसीलिया बोलते हैं, और नॉन मोटाइल भी होते हैं इनको स्टीरियोसीलिया बोलते हैं, पर अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। कहां मिलते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, या मोटाइल सीलिया होते हैं। फेलोपियन ट्यूब, मोटाइल सीलिया होते हैं। एपिडाइमिस और वास डिफरेंस, यहाँ नॉन मोटाइल सीलिया होते हैं, पर कभी नहीं पूछेगा मोटाइल नॉन मोटाइल। समझ में आ गया? पुराने नोट्सों में है, अब लेटेस्ट उसको डिलीट करना है आपको, अपने नोट्सों से हटा देना। ओके चलो, तो यहां तक का मेरे दिमाग, मेरे समझ से दिमाग में सेट है आपके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब नंबर फोर्थ पर आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंड्स की बात चल रही है। अगर मैं ग्लैंड्स की बात करता हूं, ठीक है, तो ग्लैंड्स का किसका मॉडिफिकेशन होंगे?
कॉल्यूमिनार का होंगे क्योंकि सिक्रेशन काम करते हैं, और किसका मॉडिफिकेशन होंगे, क्यूबोइडल का होंगे क्योंकि ये भी सिक्रेशन का काम करते हैं। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, इट इज अ मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ऑफ क्यूबोइडल एंड कॉल्यूमिनार। ग्लैंड्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्यूबोइडल एंड कॉल्यूमिनार। क्यूबोइडल एंड कॉल्यूमिनार, क्यूबोइडल एंड कॉल्यूमिनार, सिर्फ दो ध्यान रखने हैं, क्यूबोइडल और कॉल्यूमिनार का, इट इज अ मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ऑफ क्यूबोइडल एंड कॉल्यूमिनार, बस ये क्वेश्चन आएगा। इससे मिलकर के बनते हैं आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन तो आप इन टिश्यू को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला तरीका, इस साल क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ठीक है। पहला तरीका नंबर ऑफ सेल के बेस पर और मोड ऑफ सीक्रेशन के बेस पर भी कर सकते हो, ठीक है, या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। ठीक है, तो पहले सबसे बात करते हैं नंबर ऑफ सेल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of number of cells, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल के बेस पर भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। यानी नंबर ऑफ सेल के बेस पर ये दो प्रकार की हो सकती हैं ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सर एग्जांपल कैसे याद रखेंगे, समझाता हूं। ये डायग्राम दे रखा है ना, यूनिसेलुलर का है। ये डायग्राम दे रखा है मल्टी सेलुलर का है। एक यूनिसेलुलर का, एक मल्टी सेलुलर का है, ठीक है। ये एक सेल है, यूनिसेलुलर ग्लैंड क्यों बोला हमने। एक कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू में ध्यान से देखोगे गोबलेट सेल दिख रही है, गोबलेट सेल, ये गोबलेट सेल है, गोबलेट सेल है। और क्या निकाल रही है, म्यूकस। ये क्या है, यूनिसेलुलर ग्लैंड, गोबलेट सेल। इसलिए आप इसको यूनिसेलुलर ग्लैंड बोलोगे, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल ध्यान रखना है आपको, गोबलेट म्यूकस रिलीज करते हैं। दूसरा एग्जांपल ध्यान रखना है इसके अंदर, पेनिस सेल, ये लाइसोजाइम रिलीज करते हैं। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाता था क्योंकि सिलेबस में था। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में हम पेनिस सेल बताते हैं जो लाइसोजाइम रिलीज करते हैं। ये एक एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल। हम लाइसोजाइम की बात करते हैं, ये एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है, आपकी गट में निकलता है। पेनिस सेल ये भी यूनिसेलुलर है और गोबलेट सेल भी यूनिसेलुलर है। एनसीईआरटी में पेनिस सेल डायरेक्टली नहीं दे रखा, पर नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहले एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आते थे, पर डाइजेस्टिव सिस्टम के कंसेप्ट से उठाया था इन्होंने, ठीक है। तो इनडायरेक्टली तो एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, गोबलेट सेल म्यूकोस रिलीज करते हैं, पेनिस सेल लाइसोजाइम रिलीज करते हैं, जो एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है। ये दोनों यूनिसेलुलर, इसको छोड़ करके जो भी ग्लैंड आपके दिमाग में आए, ऑल आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट दीज टू, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, ऑल आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट दीज टू।
एक्सेप्ट टू, ठीक, ऑल एक्सेप्ट टू, इन दो को छोड़ दो, सारी की सारी मल्टी सेलुलर ही होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन तो आपके सामने ये आ गया, इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ, नोट हुआ? यहां तक कोई डाउट? क्लास अभी चलेगी 15 मिनट और चलेगी, खत्म कर लूं इसको पूरा, ठीक है? वैसे क्लास का टाइम 3 बजे तक है, मुझे लग रहा है आज टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है? टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है, मुझे लग रहा है 1:15 से 3 बजे तक का मैक्स मैक्स टाइम है, मतलब, ठीक है? पर टेंशन मत करो, मैं 2:45 पे खत्म कर दिया करूंगा, जिससे कि तुम्हारा मतलब मैक्स टाइम है 3। ओके, मैं उसके बीच में ही खत्म करूंगा, 2:45 और 3 के बीच में खत्म कर दिया करूंगा, से तुम रिलैक्स होकर के अपना नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है? तो यहां तक पहला क्लासिफिकेशन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब मैं बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट। अब आ जाओ नंबर 2। on the basis of presence and absence of duct। अब डक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यस। जैसे ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं हार्मोन वाले चैप्टर में, ठीक है? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन, ठीक है? एक्सो बाहर, क्राइन मतलब रिलीज करना, डक्ट प्रेजेंट होगी यहां पर, डक्ट क्या होगी? प्रेजेंट। एक होती है एंडोक्राइन। एंडो का मतलब अंदर, क्राइन मतलब रिलीज करना, यहां पर डक्ट नहीं होगी, एब्सेंट होगी डक्ट, एंडोक्राइन। समझ रहे हो? हाँ। एक होगी हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन। हेट्रो मतलब बोथ, मिक्स टाइप, मिक्स टाइप, यानी ये एक्सो भी होंगे एंड एंडो भी होंगे, वो हो गए हेट्रो, ठीक है? तो ऐसे ट्रिक से बता रहा हूं मैं। एंडोक्राइन क्या होते हैं, मैंने अभी पूरा चैप्टर ही पढ़ा के चुका हूं। ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन, तो सोचना ही नहीं है। ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड, ठीक है? एग्जांपल, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स। भाई सारे के सारे हार्मोन रिलीज करने वाली ग्लैंड्स होती हैं वो एंडोक्राइन होती हैं, ठीक है? तो उसमें कुछ सेकंड थॉट नहीं है, कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, ठीक है? ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स या ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन, ठीक है? तो रटना नहीं पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इसके अंदर 3 याद रखने हैं आपको, हेट्रो के अंदर एक टेस्टिस, एक ओवरी और तीसरा पेनक्रियास, ठीक है सर? टेस्टिस कैसे? टेस्टिस एक तो हार्मोन रिलीज करती ही है, हाँ, गोनेट्स। टेस्टिस हार्मोन तो रिलीज करती है, पर साथ साथ में वो सीमन भी रिलीज करती है, फल उसके थ्रू, वास डिफरेंस के थ्रू, क्लियर है बिल्कुल?
तो दोनों पार्ट हो गया। ओवरी हार्मोन रिलीज करती है, पर साथ में ओवरी ओवा भी रिलीज करती है, ओवरी ओवा भी रिलीज करती है। ठीक है, पेनक्रियास पेनक्रियास हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करता है। ठीक है, तो टेस्टिस भी हो गई, ओवरी भी हो गई और पेनक्रियास भी हो गया। तीन यहां पर एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। अब आ जाओ एक्सो और एंडो, सॉरी अब एक्सो। अब इसके कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, भाई ये दो एग्जांपल आपको याद रखने, इसके अलावा जितने भी है सारी की सारी एक्सोक्राइन डक्ट होती है इनके अंदर। ठीक है, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती। अच्छा, एंडो मतलब अंदर, क्राइन रिलीज करना, यहां पर डक्ट नहीं होगी। चलो, अब इसके एग्जांपल कैसे याद रखने, जैसे एंजाइम रिलीजिंग, ये क्या रिलीज करती है, रिलीज, मैं रिलीज लिख देता हूं, रिलीज एंजाइम म्यूकस सलाइवा टीयर्स स्वेट मिल्क एटसेट्रा। जो भी आपको दिमाग में आता जाए, इनको छोड़ करके जो भी दिमाग में आता जाए, ऑल आर एक्सोक्राइन। तो रट्टा नहीं मारना, ठीक है, रटना नहीं है, बस ये दो याद रखने हैं, रिमेनिंग ऑल आर एक्सोक्राइन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका। और यहां आके आके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बहुत परफेक्टली खत्म किया है मैंने। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट बेटा, यहां तक कोई डाउट? क्लियर? अच्छा, बैक स्लाइड लो, ये लिख लो। अब मैं सीधे आ रहा हूं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पर, बैक स्लाइड लिख लो, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पर। हो गया? चलो, अब आ जाओ कंपाउंड। कंपाउंड की अगर बात करता हूं तो कंपाउंड क्या हो गए, मल्टी लेयर। वो सिंगल लेयर थे, मल्टी लेयर, कंपाउंड का मतलब ही मल्टी लेयर, मल्टी लेयर। जब भी मल्टी एपी लेयर एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, बेस पर, बेस पर क्या है, बेस पर, बेस पर क्यूबोइडल हो सकते हैं, कॉलीमिनार हो सकते हैं, या क्यूबोइडल। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बेस पर कभी नहीं होंगे, समझ रहे हो? स्क्वेमस क्या होंगे, ऊपर। स्क्वेमस हमेशा अपर साइड पर होंगे, क्यों? क्योंकि भाई बेस पर वही एपिथेलियल टिश्यू होंगे जो वेट को होल्ड कर सकते हैं, मल्टी लेयर को होल्ड करने में कैपेबल है। तो नीचे जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे या तो क्यूबिडल होंगे या कॉलीमनार, स्क्वेमस हमेशा ऊपर होंगे। ठीक है, कंपाउंड मल्टी लेयर होते हैं मेनली फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मेन काम है इनका, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, समझाता हूं इसको अच्छी तरीके से। ये स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं और नॉन स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं, जो मैं डिटेल में आगे कराने वाला हूं। स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है, ये स्ट्रेचेबल भी होते हैं और नॉन स्ट्रेचेबल भी होते हैं। ये स्ट्रेचेबल भी होते हैं और नॉन स्ट्रेचेबल भी होते हैं। ठीक है, ये खिंचने वाले भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो खिंचने की प्रॉपर्टी नहीं रखते, नॉन स्ट्रेचेबल। ठीक है, अब आता है स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल को हम क्या बोलते हैं, जो खिंचते हैं, स्ट्रेचेबल मल्टीलेयर इनको बोलते हैं हम। ठीक है, उनको कॉमनली स्ट्रेटिफाइड बोल देंगे, इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, होते कहां पर है, यूरिनरी सिस्टम, सो इट इज कॉल्ड यूरोथीलियम, यूरोथीलियम।
प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम, प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज कॉल्ड यूरोथीलियम। जैसे एग्जांपल यूरिटर, उससे ही पहले पेल्विस, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। ये पूरा पूरा यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। अभी किडनी में मैंने पढ़ाया भी था, पेल्विस पढ़ाया था आपको, यूरिटर पढ़ाया था आपको, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ाया था, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, यूरेथ्रा पूरी पढ़ाई थी। जो ब्लैडर के पास होती है वो प्रॉक्सिमल है, जो ब्लैडर के दूर होती है वो डिस्टल यूरेथ्रा होती है, ठीक है। बस ये अंतर होता है। तो ये मैं पूरा इस पूरे ट्रैक के अंदर ये टिश्यू देखने को मिलते हैं, स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। यूरोथीलियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में मिल रहा है, सो इट इज कॉल्ड यूरोथीलियम। बस ये एग्जांपल है। हाँ, इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा। नॉन स्ट्रेचेबल, नॉन स्ट्रेचेबल को मैं आगे लेके चल रहा हूं अगली स्लाइड पर, ठीक है। नॉन स्ट्रेचेबल, अच्छा जंक्शन आज नहीं, जंक्शन कल करा दूंगा मैं। अब आ जाओ नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू उसको बोला था, इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझो बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई वैसी लेयर नहीं है, ये प्रोटीन के नेटवर्क है, फाइबर है, एक जाल है। मतलब नर्व तो क्रॉस कर सकते हैं ना उस जाल से, नरिशमेंट क्रॉस कर सकता है, नर्व क्रॉस कर सकते हैं, वो एक बीच में हमने जाल बना दिया। समझो एक घास का जाल बनाया, ऊपर सेल रख दिए, नीचे आपने पाइप की सप्लाई बना दी, तो बीच में जो जाल है जो सेल से मिलकर बनानी है, तो उससे कोई भी चीज क्रॉस कर सकती है, ठीक है। हाँ अच्छा, बैक स्लाइड, ओके, नोट कर लो, नोट कर लो बैक स्लाइड। अब लास्ट बचा है इसका, ठीक है, आज लास्ट स्लाइड है हमारी। नॉन स्ट्रेचेबल, जिनको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। नॉन स्ट्रेचेबल यस, आगे चलते हैं हम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, इनको हम डिवाइड करेंगे सेम सिंपल की तरह, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबेडल, सिंपल कॉल्यूमिनर, ऐसी क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबेडल, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर, सिंपल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबेडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार, जिसमें क्वेश्चन सिर्फ एक ही से आता है, आएगा जब भी आएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। इसके अलावा और कोई है ही नहीं, एनसीईआरटी में ये रखा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइड क्यूबर्डल, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार। अब आ जाओ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, इसको भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो आप,
ये क्रेटिनाइज भी होते हैं जिनमें क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, ये नॉन क्रेटिनाइज भी होते हैं। समझाता हूं। एक क्रेटिनाइज और एक नॉन क्रेटिनाइज। क्रेटिनाइज का मतलब समझते हो? मान लो ये टिश्यू है, कई लेयर वाला टिश्यू है, ठीक है। इसमें जो नीचे की लेयर्स होंगी ना, ये तो डिवाइड करेंगी, इनमें तो क्रेटिन प्रोटीन नहीं होगा। पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे ना, तो इनमें क्रेटिन प्रोटीन होता है, और क्रेटिन प्रोटीन का धीरे धीरे डिपोजिशन होगा, धीरे 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 डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, ऊपर जाकर के बिल्कुल डिपोजिशन हो जाएगा, एकदम डेड लेयर बन जाएगी क्रेटिन प्रोटीन का, बिल्कुल डिपोजिशन हो जाएगा। कहां देखने को मिलते हैं ऐसे टिश्यू डेड लेयर वाले? आप बोलोगे स्किन, नेल्स, हेयर्स, ठीक है, स्किन, नेल, हेयर एटसेट्रा, ठीक है। ह्यूमन में तो मेनली यही है, ठीक है। अदर एनिमल्स के अंदर बात करते हैं तो आपके जो हॉर्न होते हैं, फर होते हैं, फेदर, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। हाँ, नॉन केटिनाइज के एग्जांपल थोड़े याद रखने हैं आपको, इसका तो एक ही है। ऐसे याद रखो, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ठीक है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल, एनल कैनाल। आगे और बढ़ो। अच्छा, फीमेल की केस में वजाइना। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, तरीका मैं बता देता हूं, ठीक है। ये सब मल्टी लेयर वाले हैं जो जो प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आपका माउथ है, अंदर की ओरल कैविटी, अंदर का पूरा पार्ट, ये मल्टी लेयर है। फेरिंग्स आपका मल्टी लेयर होता है, ईसोफेगस आपकी मल्टी लेयर होती है। स्टमक और इंटेस्टाइन मल्टी लेयर नहीं होते, क्योंकि वहां से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर एनल कैनाल, जहां से फीसिस पास करती है, फीसिस टाइट हो जाती है तो कई लेयर को हटा भी सकती है। तो नेचर ने दो सोच समझ के वहां मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू बनाए प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। फीमेल के केस में वजाइना, वह भी मल्टीलेयर टिश्यू बनाए जिससे कि प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? तो ये नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। समझ रहे हो, ये क्रेटिनाइज है या नॉन क्रेटिनाइज है? इन्हीं पर क्वेश्चन बनता है, अगर बनता है तो, ठीक है। इन पर क्वेश्चन कभी बनता नहीं है, पर एक एक एग्जांपल मेन मेन बता दे रहा हूं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबेडल, अभी मैंने स्मॉल डक्ट बताए थे आपको, अब यहां लिखाऊंगा लार्ज डक्ट, लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड। लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, जितनी भी सिक्रेटरी ग्लैंड होती है उनकी जो बड़ी डक्ट होती हैं, उनके अंदर आपको स्ट्रेटिफाइड क्यूबिटल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल जाएंगे। जैसे अभी बताया था ना, जैसे कोई बड़ी डक्ट है, ये बड़ी डक्ट है, ये बड़ी डक्ट, ये छोटी छोटी डक्ट है इसके बगल बगल में। तो छोटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ी की बात कर रहा हूं। जो बड़ी डक्ट है वहां मल्टी लेयर क्यूबिटल होंगे, मल्टी लेयर क्यूबिटल, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, समझना मेरी बात, तो मल्टी लेयर क्यूबिटल। तो जितने भी लार्ज डक्ट होते हैं सिक्रेटरी ग्लैंड्स के, उनमें मल्टी लेयर क्यूबिटल देखने को मिलते हैं। जितने भी स्मॉल डक्ट होते हैं सिक्रेटरी ग्लैंड के, उनमें सिंगल लेयर क्यूबिटल देखने को मिलते हैं, बस ऐसे याद रखो। हाँ, कॉल्यूमिनार, इसमें एक ही एग्जांपल याद रख लो, कंजक्टिवा ऑफ आईज। आंखों की जो कंजक्टिवा होती है, कंजक्टिवा ऑफ आईज, आई की कंजक्टिवा होती है, वहां देखने को मिलते हैं आपके स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस, आज का टारगेट हमारा अचीव। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। यस, नो सर, ठीक है। तो आज मैं तय रखूंगा, अब कल आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप।
चलो ओके, आज इतना ही है, ठीक है। ये कल हम इसको कराने वाले हैं, इसका अगला पार्ट, ठीक है। कल मैं इसका, अच्छा किसी को लिखना है तो लिख लेना, कल मैं कराने वाला हूं, ठीक है क्या? ठीक है भाई, कनेक्टिव टिश्यू आज एपिथेलियल टिश्यू हो गए तो हम कल करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ओके। यहां तक कोई डाउट? नहीं, ओके, बेहतरीन, सुपर, जबरदस्त, यस। इस वीक में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा ये वाला, ठीक है। टिश्यू, कॉकरोच और फ्रॉक, और कोशिश करूंगा तीनों ही चीज आपको बिल्कुल मेमोराइज करा दूं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। नोट्स अभी तुरंत अपलोड हो जाएंगे जस्ट क्लास खत्म होते ही। चलो बेहतरीन। आज शाम को भी मिल रहे हैं हम लोग, ध्यान रखो, ठीक है। आज शाम को अगर आपको नर्वस सिस्टम का रिवीजन करना है एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन के अंदर, तो नर्वस सिस्टम प्लस एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस आज शाम को 9 बजे, ठीक है। आप कर सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, ठीक है। अभी भी लगा पड़ा हूँ क्वेश्चन बनाने में ही, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत मेहनत हो रही है इन क्वेश्चंस के लिए, कोई भी क्वेश्चन यूं ही रिपीट नहीं कर रहा, सब नए क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मिलेंगे आपको, ठीक है, उस सेशन के अंदर। तो आप वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दो फायदे हो रहे हैं वहां पर, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, और साथ में पूरी एनसीईआरटी का एक एक कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और न्यू लेटेस्ट एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो आप उसके थ्रू भी चीजें रिवाइज कर सकते हो अपनी, ठीक है, ओके। और या तो हम खत्म कर ही देंगे इस वाली वीक नया चैप्टर चालू कर दूंगा मैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को मैं बायोमोलिक्यूल चालू कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। बाय बेटा, आज शाम को 9 बजे मिलते हैं।